सो आप सब लोग आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं अभी अपनी नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके आ चुका था एंड आने के बाद मैंने अपना शेड्यूल देखा कि आज कौन सा टॉपिक जाने वाला है, क्या उसका सब कुछ रेडी है, थंबनेल रेडी है, ये सभी चीज़ें मैं देखने लगा। बट उसका वीडियो ही रेडी नहीं था। तो मैं अभी वीडियो शूट करने को बैठने वाला था एंड हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस टॉपिक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई। लास्ट ईयर 2025 में नीट को ऑलमोस्ट 4 दिन बाकी थे एंड 4 दिन पहले मैंने अपने डीएनए वाले स्टूडेंट्स को और उसी के साथ यूट्यूब में जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को बताया था कि ये जो इस टॉपिक के बीच में जो डायग्राम है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में कौन सी चीजें अंदर आती है, कौन सी चीजें बाहर जाती है, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। मैंने बताया था कि देखो ये डायग्राम प्रेफर कर लेना क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गट फीलिंग आ रही है कि उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअली उसके ऊपर क्वेश्चन आया, मैं उसका प्रूफ यहाँ पर डाल दूंगा। अगर मैं इस वीडियो को अच्छे से एडिट करता हूँ तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा। तो कैसे हुआ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों की मुझे मैसेजेस आए कि भैया इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो कि 90% स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा, बट हमने विद इन अ सेकेंड उसे देखने के बाद टिक कर दिया क्योंकि आपने मुझे बताया था। तो एक्चुअली ये फायदा होता है डिस्कशन का। डिस्कशन से कैसे होता है कि जो चीज़ें एनसीईआरटी के बीच में है वो डिस्कस हो जाती है। तो डिस्कस करने के बाद कैसे होता है कि आप उसको सोचते हो तो उसका आंसर आपको रिमेंबर हो जाता है, याद हो जाता है। एंड देखो यार, एनसीईआरटी के बाहर का हम कुछ डिस्कस भी नहीं करते, हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में सब कुछ है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, ये जो हमारी सीरीज है उसे एंड तक फॉलो करो। डेली 10-20 मिनट निकाले, 10-20 मिनट्स तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। वॉशरूम के बीच में मेरा वीडियो देखो बेटा, बहुत अच्छे से पेट साफ होगा। ठीक है, मेरी आवाज सुनेंगे तो पेट भी अच्छे से साफ होगा बेटा। तो आज कुछ इस तरीके से डिस्कस करना है ये टॉपिक। देखो ये टॉपिक सच में बहुत डिफिकल्ट हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा पसीना छूट जाएगा। या कौन सी चीजें रिलीज की जाती है, कौन सी चीजें उसके बीच में सीक्रेट की जाती है, कौन सी चीजें रिएब्जॉर्ब की जाती है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है। मैं पूछूंगा तभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एकदम लिटिल बिट, बट मैं उसका आंसर आपको करूंगा तब आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, कमेंट किया करो अच्छे से, बिकॉज सुबह के 5:30 बजे है इस वीडियो को शूट करने में। मैं जानता हूँ नाइट ड्यूटी करने के बाद मैं सोया नहीं हूँ रात भर। ठीक है, फ्रेश लग रहा हूँ मैं, बट मैं सोया नहीं हूँ। जाने से पहले एक वीडियो शूट किया था, आने के बाद एक कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एफर्ट जब मैं डाल रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा डाला करो। ठीक है, तो इसके बीच में हम स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बीच में 3 प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक तो होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड। अभी मुझे बता दो इन सब में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है? जल्दी से, अमोनिया, यूरिया और उसी के साथ यूरिक एसिड, इन तीनों में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सी चीज होती है? आप कहोगे भैया मेरी गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। नहीं, जल्दी से बता। इसमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक होने वाला है तेरा अमोनिया। अभी मुझे बताते इन तीनों में से सबको, सबके लिए मतलब तीनों में से किसके एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है? जल्दी से। पानी, पानी रे, पानी किसके लिए सबसे ज्यादा लगेगा मेरे दोस्तों? तो अमोनिया के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, टॉक्सिक होता है। मुझे बताते हैं सबसे लिस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है? सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है बेटा? कभी कभार आपके मतलब शर्ट के ऊपर या सर के ऊपर चीची की होगी ना बेटा, पक्षी ने, पंछी ने। तो यूरिक एसिड जो होता है बेटा लिस्ट टॉक्सिक होता है, और जिससे पानी सबसे कम निकालने की जरूरत होती है बेटा। ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता तो ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होता है। एंड सबसे खास चीज मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंटली याद रखना, अमोनिया इज अ वाटर सोल्यूबल, अमोनिया इज अ वाटर सोल्यूबल एंड यूरिक एसिड इज अ वाटर इनसोल्यूबल। ये चीज अच्छे से याद करना। और एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा, मैं अपनी वाइवा को जा रहा था 3rd ईयर में। ठीक है, तो 3rd ईयर में मेरी वाइवा थी, आई डोंट रिमेंबर की गायनेक था, आई थिंक गायनेक की पोस्टिंग चल रही है, गायनेक की वाइवा थी। तो कैसे हो गया कि मैं वाइवा को जाने वाला था, 3 नंबर के बाद मेरी वाइवा थी एंड मैंने फॉर्मल्स पहने थे एंड जाने के वक्त एक बैग रखी थी, उसे क्रॉस करते समय ना मेरी पैंट फट गई। तो मैं रूम पे आया फास्ट में, बहुत मेरी खराब परेशानी हो गई थी। रूम पे मैंने कपड़े बदले, वापस में अच्छे कपड़े पहन के गया और एक पक्षी ने, मतलब पंछी ने मेरे एप्रन के ऊपर छींची कर दी। तो मैंने दूसरा का एप्रन लिया था। ठीक है, तो इस चीज से आप याद कर सकते हो। एक मजेदार किस्सा आपको बता दिया। ठीक है, सॉरी फॉर योर टाइम पास। ठीक है, अभी मुझे बता दो, अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं उनके कोई एग्जाम्पल बता दो। या जल्दी से, अमोनिया जो लोग, मतलब जो भी चीजें एक्सक्रीट करती है उनके एग्जाम्पल्स बता दो। यस, 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? जो भी वाटर के अंदर ज्यादा होते हैं, जिनके पास ज्यादा वाटर होता है वो अमोनिया के रिलेटेड होते हैं। एक तो बोनी फिशेस, इंपॉर्टेंट है, बोनी फिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस। ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सभी एमिनोटेलिक होते हैं, एमिनोटेलिक होते हैं। अभी मुझे बता दे, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें तुम क्या कहोगे? जैसे किसी एमिनोटेलिक कहा तो उन्हें क्या कहोगे? उसे क्या कहोगे? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। ठीक है, तो जो आपका यूरिक एसिड होता है उसके लिए क्या कहोगे? यूरियोटेलिक यूरिया के लिए, अमोनियोटेलिक अमोनिया के लिए। तो यूरिक एसिड के लिए क्या कहोगे? यूरिक एसिड के लिए तुम यूरिकोटेलिक कहोगे। तो यहाँ पर मैंने ये रिवाइज इसके लिए करवाया क्योंकि इस स्पेलिंग के बीच में यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होना। देन टेल मी सम एग्जांपल्स जिनके बीच में यूरिया एक्सक्रीशन होता है।
यूरिया के थ्रू एक्सक्रीशन किया जाता है, एक से एग्जांपल्स बता दो। यूरिया के थ्रू एक्सक्रीशन किया जाता है, इसके एग्जांपल्स क्या होने वाले हैं? मैमल्स जैसे कि हम भी सुसु करते हैं ना बेटा, यूरिया होता है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, वहां पर एक्वेटिक एम्फीबियंस था अमोनिया के बीच में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या हो जाएगा बेटा? और क्या हो जाएगा? और मराइन फिश भी यूरियोटेलिक होते हैं। वहां पर एक्वेटिक एम्फीबियंस थे, बोनी फिशेस थे, तो कंफ्यूजन नहीं लगना है मेरे दोस्तों। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है इस साल का मेरे प्रिडिक्शन है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड यूरिक एसिड के बारे में बता दो, ये सिंपल है। यूरिक एसिड मतलब इन द पेलेट फॉर्म, पेस्ट होती है ना बेटा, यस पेस्ट होती है ना, तो पेस्ट के कंफ्यूज मत किया करो, ठीक है? पेस्ट के जैसे बेटा वो दिखता है, तो उसका आंसर क्या होने वाला है? रेप्टाइल्स। आपके यहाँ पर आप देखते हो ना, पाल वगैरह होती है, लिजार्ड, उससे आप घबराते हो, ठीक है? बर्ड्स हो जाएगा, उसी के साथ लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं। अभी मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछूंगा और उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको बताने हैं, ठीक है? मुझे बता दे, वर्टिब्रेट्स के बीच में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं? मतलब हमारे बीच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? अगर किसी ने एनस बोल दिया तो मैं बुक्का मारूंगा जोर से, ठीक है? यस जल्दी से, वर्टिब्रेट्स के बीच में क्या होता है? किडनी होती है मेरे दोस्तों, ठीक है? कितनी किडनीज होती है हमारे पास? कितनी किडनीज होती है? अगर एक पेज डाली तो कितनी बचती है? एक, मतलब हमारे पास टोटल होती है 2। वेरी गुड। अभी मुझे बता दे, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया किसके पास होता है? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया किसके पास होता है? या जल्दी से, क्या आपके पास फ्लेम सेल्स है? नहीं मेरे दोस्तों, किसके पास होते हैं? फ्लैट वर्म्स, रोटीफर्स और एम्फियोक्सस। फ्लैट वर्म्स, रोटीफर्स और एम्फियोक्सस के पास आपके क्या होते हैं मेरे दोस्तों? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। देन टेल मी, एंटेनल और ग्रीन ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड, एंटेनल और ग्रीन ग्लैंड, ये किसके पास होता है? या जल्दी से, एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड किसके पास होता है? 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है क्रुस्टेशियन लाइक प्रॉन्स के पास होते हैं। देन टेल मी, इंसेक्ट्स के पास क्या होता है? इंसेक्ट्स के पास एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? इंसेक्ट्स के पास कौन सा होता है मेरे दोस्तों? इसका आंसर वाला है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। देन टेल मी, अर्थवर्म मतलब एनिलिड्स के पास क्या होता है? एनिलिड्स मतलब अर्थवर्म के पास क्या होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? एनिलिड्स के पास होता है नेफ्रिडिया। अगर इसमें से कोई आंसर आपको करने को नहीं आ रहा है तो तुरंत एनसीईआरटी उठा के उसमें से हाईलाइट कर लो दोस्तों, ठीक है? देन टेल मी, किडनीज की लोकेशन क्या है हमारे बीच में? हमारे बीच में किडनीज की लोकेशन क्या है? कौन से कहाँ से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट करती है? यस यस जल्दी से, T12 से लेकर L3 के बीच में। इसे अच्छे से याद करना। तो इसे आप कैसे कहोगे? लास्ट थोरैसिक से लेकर थर्ड लंबार वर्टिब्रे के बीच में होती है। T12 से लेकर L3 के बीच में होती है और क्लोजर टू बैक साइड बेटा, बैक साइड होती है। किडनी यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर ऐसे ऐसे हाथ किया करो, ठीक है? देन टेल मी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन किडनी? हमारे ह्यूमन किडनी की लेंथ कितनी होती है? या जल्दी से 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। उसकी विड्थ कितनी होती है? विड्थ कितनी होती है किडनी की? तो लेंथ की हाफ आपको विड्थ पकड़नी है, मतलब ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर होती है। मुझे बता दो, किडनी की थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस कितनी होती है किडनी की? इसका आंसर क्या होने वाला है? 2 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। अभी मुझे बताते, ईच किडनी का वेट कितना होता है? ईच किडनी का वेट कितना होता है? या जल्दी से 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला? 150 किलोग्राम, ठीक है? सही है ना बेटा? 150 किलोग्राम। अरे फिर से एक बार मुक्का मारूंगा, ठीक है? दांत तोड़ूंगा तेरा। उसका आंसर होने वाला 150 ग्राम। अरे 150 किलोग्राम का तो खुद ही नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है? देन टेल मी, ओके ओके, मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुला का एक पार्ट होता है मेडुलरी पिरामिड्स, वो कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्ट्स इनटू व्हाट? मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्ट्स इनटू व्हाट? इसका आंसर क्या होने वाला है? कैलाइसिस के बीच में होते हैं। वेरी नाइस मेरे दोस्तों, ठीक है? वेरी नाइस। देन टेल मी, एक फिल इन द ब्लैंक आप कंप्लीट करना चाहोगे, ठीक है? करोगे क्या? फिल इन द ब्लैंक बताऊंगा, कंप्लीट करोगे? यस वेरी गुड बेटा, करोगे ना? यस ओके, फिल इन द ब्लैंक सुनना। कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज डैश डैश। एनसीईआरटी की लाइन है, मेरे हाथ में एनसीईआरटी है। कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज डैश डैश। इसका आंसर क्या होने वाला है? यस 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है कॉलम्स ऑफ बेटिनी। तो मैं पूरा स्टेटमेंट बताता हूँ। कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज कॉलम्स ऑफ बेटिनी, एज कॉलम्स ऑफ बेटिनी। वेरी नाइस। मुझे बता दो, हर एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? या जल्दी से, कितने थे बे? हर एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन्स थे? इसका आंसर क्या होने वाला है? थे मतलब होते हैं, तो इसका आंसर होने वाला 1 मिलियन। देन टेल मी, 1 मिलियन मतलब कितना लाख होता है? 1 मिलियन के बीच में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन के बीच में कितने लाख होते हैं? इट इज 10 lakhs। यस वेरी गुड बेटा। देन टेल मी, माल्फिजियन बॉडी किस चीज से बनती है? माल्फिजियन बॉडी आपके एनसीईआरटी से पूछ रहा हूँ मेरे दोस्तों। माल्फिजियन बॉडी किस चीज से बनती है? यस जल्दी 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 बताओ, सोचो, रिकॉल करो। भैया आप शांत बैठोगे तभी तो हम रिकॉल कर पाएंगे, बट मैं शांत तो नहीं बैठने वाला मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या होने वाला है? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ये करके आपका माल्फिजियन बॉडी बनाता है।
मुझे एक चीज बता दे, अगर इसका आंसर तूने कर दिया विदाउट आंसर देखे हुए, एनसीईआरटी में नहीं देखना है, तो मैं तुझे सच में 7 करोड़ रुपए दे दूंगा बेटा, ठीक है। सच में मेरे पास बहुत करोड़ों रुपए है बेटा, ठीक है, तुझे पता चल रहा होगा मेरे पास देख के, ठीक है, मैं बहुत रिच हूँ। मुझे बता दे, मालफिजियन बॉडी को हम क्या कहते हैं? मालफिजियन बॉडी का दूसरा नाम क्या है? अगर इसका आंसर कर दिया देन चल, मतलब 7 करोड़ तो रहने दे, बट मैं तुझे सल्यूट करूंगा बेटा। मालफिजियन बॉडी बॉडी को हम क्या कहते हैं? तो रेनल कॉर्पस्कल। तो अगर जिन बच्चों की एनसीईआरटी रीडिंग अच्छी है या जिन बच्चों ने हमारे शॉर्ट नोट्स परचेज किए हैं, वही स्टूडेंट्स इसका आंसर कर सकते हैं। देखो, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बोरिंग होता है, तो हमारे शॉर्ट नोट्स से कर लेना। हमारे शॉर्ट नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसको देखने के लिए, हमारे शॉर्ट नोट्स को परचेस करने के लिए 480 रुपीज उसकी प्राइस है। क्लास 11th, क्लास 12th, मॉर्फोलॉजी की न्यूली एडेड फैमिलीज है, फ्रॉग है, कॉकरोच है। तो हमारा जो पिन कॉमेंट है उसे चेक कर लेना। हजारों स्टूडेंट्स डेली रिवाइज करते हैं। अभी सुबह सुबह 5:30 बजे, अगर मेरे पास अभी मेरा फोन होता ना, दूसरा वाला फोन, तो मैं तुझे दिखा देता। वो फोन उस ऑफिस में, मतलब वो मेरा रूम है ना, उसे ऑफिस कहता हूँ मैं, उस वहां पर रखा हुआ है बेटा। ऑलमोस्ट मैं गारंटी देकर बता सकता हूँ, तो सुबह 5:30 बजे, ऑलमोस्ट अभी 6 बजे होंगे, ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन सुबह रिवाइज करते हैं। 500 से ज्यादा बच्चे, मतलब सुबह 10 बजे तो ऑलमोस्ट 1500-2000 बच्चे रिवाइज करते हैं। क्यों रिवाइज करते हैं? क्योंकि उनका स्कोर पहले 100 हुआ करता था, अभी 300 के आगे जाने लगा है, तो तेरा भी जा सकता है, ठीक है। देन टेल मी, अभी मैं तुझे फिर से क्या पूछूंगा, फिल इन द ब्लैंक पूछूंगा, उसका आंसर तुझे करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक का आंसर करना है। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, दैट इज इट डजंट गो मच इनटू मेड्यूला। सो वैसे नेफ्रॉन्स को तू क्या कहेगा? ऐसे मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है और जो मेडुला के अंदर ज्यादा जाते नहीं है, ज्यादा जाते नहीं, उसे तू क्या कहेगा? उसे तू कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहेगा। वेरी गुड बेटा, इट इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। देन टेल मी, इफ लूप ऑफ हेनले इज टू लॉन्ग, बहुत लंबा है और मेडुला के बीच में जाता है, तो उसे तू क्या कहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज के बीच में ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स पूछा है। ऐसा है लूप ऑफ हेनले जो कि लंबा है और मेडुला के बीच में जाता है। मेरे साथ कर जल्दी से, लंबा है और मेडुला के बीच में जाता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। देन टेल मी, ओके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक पूछूंगा। डैश डैश इज absent और reduce in cortical nephrons, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। डैश डैश इज absent और reduce in cortical nephrons, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बीच में क्या absent होता है और reduce होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बीच में, तो इसका आंसर है वासा रेक्टा इज absent और reduce in the cortical nephrons। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी मैं तुझे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, और मोस्टली ये सभी क्वेश्चंस मैं डायग्राम से पूछूंगा। देख, मेरी इतनी मेमोरी बढ़िया है ना, मैं कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता हूँ, बट मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में सब कुछ मैंने दिया है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ मेरे दोस्त, हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर, एनसीईआरटी के साथ में करना है, जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहा है वैसे करना है, बट फ्री टाइम के बीच में शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर। 360 आउट ऑफ 360 इजीली पॉसिबल है मेरे दोस्त, ठीक है। देन टेल मी, हर 1 मिनट में हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है? हर 1 मिनट में हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 लीटर। तो ये क्वेश्चन ईएनटी अभी घुमा के 2 चैप्टर से मिलाकर पूछ सकता है, मैं वही क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। अभी ये क्वेश्चन में बॉडी फ्लूइड्स और एक्सक्रीशन दोनों से मिलाकर पूछूंगा। हाउ मच, ठीक है, हाउ मच परसेंट भी बता सकता है और रेशो में भी बता सकता है। हाउ मच ब्लड पर मिनट इज फिल्टर्ड बाय किडनी, जो कि तू हार्ट के साथ कंपेयर करके बता सकता है, कार्डियक आउटपुट के साथ। ये जल्दी से, कितना होता है परसेंट की अगर बात करेगा तो 20%, 1/5 मतलब 20%। वह कैसे? तेरा कार्डियक आउटपुट कितना है? ऑलमोस्ट 5 लीटर है। हर मिनट में किडनी तेरा कितना ब्लड फिल्टर आउट करती है? 1 लीटर। तो 5 लीटर, 1 लीटर मतलब 20%, मतलब 5:1 हो जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा वहां पर। ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, अगर एनटीए का दिमाग अच्छा चलेगा तो वो एक क्वेश्चन बनाएगी बेटा, ठीक है। देन टेल मी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो कितने लेयर से होता है? ये सिमिलर लेयर्स तेरे लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर, मैं सेम नहीं कर रहा, सिमिलर सिमिलर लेयर्स तेरे लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एल्वेलाई और इपिथेलियम, एंडोथेलियम के बीच में। वैसे यहाँ पर भी 3 लेयर्स होते हैं। तो वो 3 लेयर्स कौन से मेरे दोस्त? जल्दी से, ये 3 लेयर्स कौन से होने वाले हैं? तो यहाँ पर होता है एंडोथेलियम, इपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मुझे बता दो, एंडोथेलियम किसका होता है? एंडोथेलियम किसका हो जाएगा? तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स, दैट इज द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। इपिथेलियम किसका हो जाएगा? इपिथेलियम किसका हो जाएगा? बोमेन्स कैप्सूल का इपिथेलियम हो जाएगा। वेरी नाइस। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में होता है। जैसे कि तुझे और तेरी क्रश को किसने जोड़ के रखा है? तुझे और तेरी क्रश को किसने जोड़ के रखा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन ने नहीं है। तेरे और तेरे क्रश में कोई पॉइंट ही नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, वो किसी और को हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। देन टेल मी,
एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स होते हैं, वहां पर एक छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को तू क्या कहेगा? पोडोसाइट जहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चलता रहता है, ठीक है, कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चलता रहता है, तो वहां पर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को तू क्या कह सकता है? उन गड्ढे को तू फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स भी कह सकता है, ठीक है। वेरी नाइस। देन टेल मी, ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जीएफआर, जीएफआर का फुल फॉर्म क्या है? जीएफआर का फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से। और तो फुल फॉर्म ऑफ जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मुझे बता, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट कितना होता है? पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? कितना होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कितना होता है, जल्दी से बता दे। इसका आंसर होने वाला है 125 ml पर लीटर होता है। वेरी नाइस, ठीक है, 125 ml पर लीटर होता है। तो ये पूरे दिन का कितना हो जाएगा? जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर डे कितना हो जाएगा, ये जल्दी से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर डे कितना हो जाएगा? 180 लीटर्स पर डे हो जाएगा। मुझे एक चीज बता दे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus ये किन चीजों से बनता है? ये अगर आंसर कर दिया तो तेरे +4 फिक्स हो जाएंगे। जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस किन चीजों से बनता है? इसका आंसर होने वाला है डीसीटी, डीसीटी प्लस एफेरेंट एट्रियोल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस डीसीटी प्लस आपका एफेरेंट एट्रियोल से बनता है। मुझे बता दे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि इस पूरे रीएब्जॉर्प्शन में एक्टिवली रीएब्जॉर्ब की जाती है? देख, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एक्टिवली रीएब्जॉर्ब की जाती है? नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो ग्लूकोज, दूसरा दूसरा क्या आ जाएगा? एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है, तो ग्लूकोज अमीनो एसिड्स, प्लस क्या हो जाएगा? सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम, इनमें से क्या होता है जो कि एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है? तो आपका सोडियम होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम, Na प्लस आपका एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है। देन मैं डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन। मुझे बता दे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि यूरिन में सिक्रेट की जाती है? ऐसी कौन सी चीजें जो कि यूरिन में सिक्रेट की जाती है बाय द पीसीटी एज वेल एज द डीसीटी? पीसीटी एज वेल एज द डीसीटी के थ्रू ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि यूरिन में रिलीज की जाती है, सिक्रेट की जाती है? तो इसका आंसर है H प्लस आयंस, के प्लस आयंस और अमोनिया मतलब NH3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हमारे शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करने को मिलेगा। एनसीईआरटी एक्सक्यूज मी, एनसीईआरटी में इतना अच्छा डिटेल नहीं दिया है। एनसीईआरटी में बस डायग्राम दी है, डायग्राम से समझ में नहीं आता है, कोई टीचर भी समझाएगा तो समझ में नहीं आता है। दैट्स व्हाई हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर। मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, 480 रुपीज तुझे अभी लगेगा कि यार कुछ ही दिन बाकी है, 2 ही दिन बाकी है, 20 ही दिन बाकी है, अभी क्यों इन्वेस्ट करूँ? मेरे दोस्त, अगर 360 आउट ऑफ 360 आ सकते हैं या अगर अच्छा स्कोर आ सकता है तो इन्वेस्ट करने में खराब क्या है बेटा, कर दे। यस, अभी मुझे एक फिल इन द ब्लैंक्स बता दे। डैश डैश परसेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज एब्जॉर्ब बाय पीसीटी, proximal convoluted tubules के थ्रू डैश डैश परसेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज एब्जॉर्ब। इसका आंसर क्या होने वाला है? 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब किया जाता है पीसीटी के थ्रू। देन मुझे बता दे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बताना है तुझे, इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो कि इम्परमेबल टू वाटर है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है या डिसेंडिंग है? सोच, इम्परमेबल टू वाटर कौन है? असेंडिंग है या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आपका इम्परमेबल टू वाटर है। वेरी नाइस, ओके। और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या रिलीज करती है यूरिन के बीच में? जिस बच्चे को डायग्राम आती है या जिस बच्चे के पास शॉर्ट नोट्स है बस वही आंसर कर सकता है। कलेक्टिंग डक्ट्स तेरे यूरिन के बीच में क्या रिलीज करती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या करती है बेटा? एक तो के प्लस या तो एच प्लस, ठीक है, अमोनिया नहीं आएगा यहाँ पर, अमोनिया डायग्राम के बीच में नहीं है। एक तो के प्लस या तो एच प्लस, ये दोनों चीजें होती है। मुझे बता दे, डायग्राम के बीच में से ही बताना है। तेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है कॉर्टेक्स के बीच में इन द मिलीऑस्मोल पर लीटर? मिलीऑस्मोल पर लीटर के बीच में कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है कॉर्टेक्स के बीच में? तो इसका आंसर कॉर्टेक्स के बीच में 300 होता है। तो मुझे बता दे, वो मेडुला तक आते आते कितना बन जाता है? मेडुला में कितना होता है वो बता दे सिंपली। मेडुला में कितना होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1200 होता है, ठीक है। भैया आप आज जोक क्रैक नहीं कर रहे, आप बहुत जोक करते हो, आप हंसाते हो हमें। मेरे दोस्त, एक तो सुबह के 5:30 बजे है, मैं रात भर सोया नहीं, माँ कसम सोया नहीं, एक भी मिनट सोया हूँ। जैसे गया हूँ वैसे आया हूँ। अभी 5:30 बजे भी आने का रीजन है कि मेरा पेट बहुत खराब था एंड मुझे वॉशरूम हॉस्पिटल में जाने की इच्छा नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं रूम पे आया था। बाकी कोई रीजन नहीं है। एंड आने के बाद भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी शांति है सब जगह पर, सब लोग सोए हैं। एंड खास करके ये टॉपिक बहुत
मतलब डेंजरस टॉपिक है, इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसकी वजह से जोक्स तो आज के लेक्चर में नहीं होने वाले, मैं जोक्स करूंगा बाकी के लेक्चर्स में, आपको हंसाने को ट्राई करूंगा, बोरिंग नहीं फील होने दूंगा, बट आज वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन टेल मी, किडनीज मेक यूरिन डैश डैश टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट। kidneys make urine dash dash times more concentrated than initial filtrate। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 4 टाइम्स। वेरी नाइस मेरे दोस्तों। अभी मैं तुझे आरए मैकेनिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। देन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरए मैकेनिज्म। आरए में, और कितना बढ़िया दिखता हूँ मैं, इतनी सुबह सुबह भी बढ़िया दिखता हूँ, ठीक है। आरए मैकेनिज्म का क्या फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर होने वाला है रेनिन एंजियोटेंसिन आपका मैकेनिज्म। वेरी गुड, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डिस्ट्रॉन मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म होता है ना। अभी मुझे बता दे, ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आरए मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा। आरए मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, इससे ब्लड प्रेशर और आपको ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। देन टेल मी, एंटी नाइट्रियोरेटेड फैक्टर एएनएफ, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा या बढ़ेगा। एएनएफ की वजह से क्या होगा, एएनएफ की वजह से कम होगा और आरए मैकेनिज्म की वजह से बढ़ेगा। ये चीजें याद कर ले, अगर समझ में नहीं आया तो 10 सेकंड पीछे चले जाए, यहाँ पर टैप करना जल्दी से, क्या उतना बताने की जरूरत है क्या तुझे, नहीं ना। देन टेल मी, अल्डिस्टेरॉन कॉजेस डैश डैश टू एब्जॉर्ब डैश डैश। अल्डिस्टेरॉन की वजह से क्या कहाँ से एब्जॉर्ब होता है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने एक ही क्वेश्चन में, अल्डिस्टेरॉन की वजह से क्या और कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, अल्डिस्टेरॉन की वजह से सोडियम एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होता है। देन टेल मी, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बीच में ग्लाइकोयूरिया मतलब ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया दिखाई देता है। कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया किसके बीच में दिखाई देता है, तो डायबिटीज मेलाइटिस के बीच में दिखाई देता है, ठीक है। अभी मुझे बता दे, अभी हम चैप्टर के एंडिंग में आ चुके हैं, तो मुझे बता दे लंग्स के थ्रू कितना कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट एक्सक्रीट किया जाता है। लंग्स के थ्रू कितना कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट एक्सक्रीट किया जाता है, तो इसका आंसर मिला है 200 ml बेटा, ठीक है। ये जो हम सांसें लेते हैं ना, इसके थ्रू 200 ml हम बाहर डाल देते हैं, ठीक है। देन टेल मी, सिबेशियस और ऑयल ग्लैंड्स, सिबेशियस ऑयल ग्लैंड जो होती है ना बेटा, पसीना वो ऑयल स्वेट ग्लैंड अलग है बेटा, ठीक है। सिबेशियस ग्लैंड जो होती है, इसके थ्रू हम क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, सिबेशियस या ऑयल ग्लैंड के थ्रू हम क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो बेटा स्टीरॉल्स और हाइड्रोकार्बन्स हम वैक्स के थ्रू डाल देते हैं। सलाइवा के थ्रू हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, सलाइवा के थ्रू नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। वेरी गुड मेरे दोस्तों। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट द डिसऑर्डर्स। रेनल कैल्कुलाई जो होता है उसके बीच में किडनी स्टोन्स होते हैं, तो किडनी स्टोन्स मोस्टली किस चीज से बनते हैं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस दिया है, तो इसका आंसर होने वाला है ऑक्सैलेट होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर यूरीमिया मतलब क्या होता है मुझे बता दे, यूरीमिया मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेमिया, यूरेमिया मतलब क्या होता है, यूरेमिया मतलब यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है, यूरिन इन ब्लड मतलब यूरेमिया होता है। ओके मुझे एक चीज बता दे, एक कोई भी एंटीकोएगुलेंट का नाम बता दे, तो तुझे पता होगा एंटीकोएगुलेंट का नाम बता दे कोई भी, इस टॉपिक के बीच में दिया है। एंटीकोएगुलेंट का नाम होने वाला है हेपेरिन, ठीक है। ओके तो ये क्वेश्चन मतलब सब कुछ हमने कवर कर लिया है। मोस्टली इस चैप्टर को हमारे इस डिस्कशन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन नीट में बनेंगे हमारे इस लेक्चर से ही बनेंगे, हमारे इस डिस्कशन से ही बनेंगे। एनसीईआरटी बस पढ़ते रहना, प्लस हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना। मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, जो स्टूडेंट्स 100 120 स्कोर कर रहे थे उनका भी स्कोर 300 के आगे जाने लगा है, तेरा भी जा सकता है। बस 480 रुपीज इन्वेस्ट करने में हिचकिचा मत, एक बार शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड कर देख, ठीक है। मतलब ये तो डिवाइस में डाउनलोड नहीं होंगे, एप्लीकेशन के बीच में ही पढ़ना है। सुबह उठने के बाद, ब्रश करते समय, वॉशरूम के बीच में, नीट में सेंटर पर जाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते बैठेगा का देख, ये एनसीईआरटी है, इसे तो पूरा पढ़ पाएगा, इसे पूरा रिवाइज करना पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, तो शॉर्ट नोट्स पढ़ दे, ठीक है। देखिए मेरी एनसीईआरटी है, मैंने इससे शॉर्ट नोट्स बनाए, देख कैसी एनसीईआरटी, मैं कोई भी पेज खोल के तुझे दिखाता हूँ, कोई भी पेज में तुझे मतलब ओपन करके दिखाऊंगा और तुझे पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत की होगी मेरे दोस्त, ठीक है। कितनी मेहनत की होगी मैंने, हर एक चीज के ऊपर मैंने मेहनत की है, ठीक है। हर एक चीज के ऊपर मेरी 2018 2019 20 21 22 23 24 25 तब से मेहनत है मेरे दोस्त।
ये एक दो मतलब फ्री में क्यों नहीं दूंगा मेरे दोस्त, मुझे एप्लीकेशन को पे करना पड़ता है, मुझे टीम को पे करना पड़ता है, मुझे खुद के लिए पे करना पड़ता है, मुझे बहुत सारी चीजें होती है बेटा। 2018 से मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना, शायद से ये तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगा, तुम्हारी प्रिपरेशन बदल देगा। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आएगा ना, तो नेक्स्ट लेवल हेल्प हो जाएगी। और दूसरी है डीएनए टेस्ट सीरीज। डीएनए टेस्ट सीरीज के बीच में मेजर टेस्ट और माइनर टेस्ट है। मेजर टेस्ट 15 है, प्लस एक एक्सर्शन रीजन का एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर भी है। एनटीए लेवल है, पीवाईक्यूज नहीं है। तो पीवाईक्यूज नहीं है मतलब स्पेशलिटी है मेरे दोस्त। तो इससे ही क्वेश्चंस बनेंगे सभी, तो ये बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और माइनर टेस्ट बीच बीच में प्रैक्टिस करने के लिए है, जिसकी प्राइस 1100 है। तो अगर तू सिर्फ बायोलॉजी की प्रैक्टिस अलग से करना चाहता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, तो वो भी एक बार ट्राई कर ले, मजा आ जाएगा तुझे। सच बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ से कर ले, बहुत हेल्प मिलेगी। तुम्हारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले तो वैभव देशमुख बायोलॉजी, पिन कमेंट में तुझे सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगी। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।